और अब शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन आप तक पहुंचाने की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह की मौत से पहली वाली रात में हुआ क्या था। आपको यह भी बताएंगे कि सुशांत ने अपनी जिंदगी के आखिरी घंटे बिताए कैसे, सुशांत के वो आखिरी 12 घंटे कैसे रहे। दरअसल ये राज सीबीआई के सामने उन्होंने खोले जो कि सुशांत के उन आखिरी घंटों में उनके साथ थे। 13 जून की रात और 14 जून की सुबह सुशांत के घर में क्या हुआ, ये जानने के लिए 100 सेकंड में हमारी रिपोर्ट देखिए। 13 जून की रात सुशांत के घर में क्या हुआ। 14 जून की सुबह सुशांत ने क्या कहा। क्या फ्लैट नंबर 601 के अंदर ही दफन है राज। सीबीआई ने की सुशांत के दोस्त से पूछताछ। ऐसे कई किरदार हैं जो सुशांत के बेहद करीब थे, उनकी जिंदगी से जुड़े राजदार थे। दीपेश सावंत उन्हीं किरदारों में से एक है। ये वो किरदार है जो 13 जून की रात से लेकर 14 जून की दोपहर तक सुशांत के फ्लैट पर मौजूद था। इसलिए सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। दीपेश सावंत ने सीबीआई को बताया कि आखिर 13 जून की रात से लेकर 14 तारीख की दोपहर क्या हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने सीबीआई को बताया कि 13 जून की रात वो सुशांत के पास गया था और उसने डिनर के लिए पूछा था, लेकिन सुशांत ने उस वक्त डिनर करने से मना कर दिया। सुशांत ने दीपेश को सिर्फ मैंगो शेक लाने के लिए कहा। सावंत ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे जब उसने सुशांत को फोन किया तो सुशांत ने उसका फोन नहीं उठाया। अगले दिन सावंत जब सुशांत सिंह राजपूत की कमरे की तरफ गया तो उसने देखा कि सुशांत अपने बेड पर खड़े थे। सावंत का कहना है कि उसने सुशांत से चाय और नाश्ता लाने के लिए पूछा, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने ये बयान सीबीआई के सामने दर्ज करवाए हैं। सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक 14 जून की सुबह तकरीबन 7 बजे केशव और नीरज उठे। सूत्रों के मुताबिक नीरज ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने सुशांत को 8 से 8:15 के बीच सीढ़ियों पर देखा। सुशांत ने नीरज से ठंडा पानी लाने के लिए कहा। करीब 1 घंटे बाद केशव सुशांत के कमरे में गया और उसने अनार के जूस के साथ नारियल पानी भी दिया। उस वक्त घड़ी में करीब 9:15 हो रहे थे। यही वक्त था जब उन्होंने सुशांत सिंह को आखिरी बार देखा था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान जो सीबीआई को दर्ज कराए हैं उसमें कहा कि सुबह करीब 10:30 बजे सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद था और इस बात की जानकारी उसने सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू को दी। इस बात की जानकारी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मरांडा को भी दी थी। इस दरमियान 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड राजू से चाबी की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद इंटरनेट से सर्च कर एक चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। चाबी बनाने वाले ने 2000 रुपए मांगे। चाबी बनाने वाले ने कमरे का लॉक ब्रेक किया। सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक चाबी वाले को ये नहीं बताया गया था कि ये घर सुशांत सिंह राजपूत का है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में बताया गया है कि सबसे पहले सावंत और पिठानी कमरे के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान नीरज कमरे के बाहर खड़ा था। कमरे की लाइट बंद थी और पर्दे ढके हुए थे। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई सब चौंक गए। सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसने तुरंत इस बात की जानकारी नीतू को फोन करके दी। पिठानी ने अपने बयान में कहा कि सुशांत की बड़ी बहन और उसके पति ने फोन कर सुशांत को तुरंत नीचे उतारने के लिए कहा था। इसलिए 5 मिनट में पिठानी और घर में मौजूद लोगों ने सुशांत के कुर्ते को काट कर उसे नीचे उतारा। ये उन चश्मदीदों के बयान हैं जो सुशांत के आखिरी लम्हों में उनके साथ थे। इन सभी के बयानों में सीबीआई को विरोधाभास लग रहा था, इसलिए इनके बयान कैमरे में कई बार दर्ज हुए। अब सीबीआई इन बयानों की सच्चाई जांचने में जुटी है। तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से शनिवार को दोबारा से पूछताछ की तो सीबीआई के सवालों ने रिया को उलझन में डालकर रख दिया। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने में रिया अटकती रही और इस पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया से यह भी पूछा कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं कि सीबीआई के दूसरे दिन की पूछताछ में क्या क्या खुलासे पूछताछ के जरिए। सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में फंसी रिया चक्रवर्ती, रिया की विदेश यात्राओं पर खड़े हुए सवाल, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का सुशांत से कैसा कनेक्शन, सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई रिया। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने शनिवार को दूसरे दिन करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो रिया सीबीआई के सवालों का सामना नहीं कर पा रही हैं। सूत्रों की माने तो रिया को सीबीआई के 2 सवालों ने उलझन में डाल दिया है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब रिया ठीक से नहीं दे पा रही। पहला सवाल, रिया का सुशांत से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरा सवाल, रिया सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई। सीबीआई ने रिया से पूछताछ में ज्यादातर उन्हीं सवालों को दोहराया
जो कि पहले दिन की पूछताछ में पूछे गए थे। सीबीआई की टीम रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इससे चर्चा है कि सीबीआई रिया की पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड मामले को भी जांच में जोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक दिशा सालियान को लेकर सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, नौकर दीपेश सावंत, नीरज सिंह, केशव और मेवाती के अलावा रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ की। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ड्रग तस्करों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। एनसीबी के अधिकारियों ने शनिवार को बॉलीवुड से जुड़े 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है। दोनों आरोपी बड नाम की ड्रग तस्करी में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सेलिब्रिटी की स्पेशल पार्टियों में ये ड्रग्स की सप्लाई करते थे। हालांकि उनका रिया से किसी भी तरह के संबंधों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल सीबीआई दिशा सालियान केस, सुशांत का डिप्रेशन और रिया की विदेश यात्राएं, इन सभी एंगल को लेकर जोड़कर जांच कर रही है। तो रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई, अपना पक्ष भी रखने की कोशिश की, लेकिन जांच एजेंसी के जो सवाल हैं उनका सामना रिया कर नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई के कई ऐसे सवाल थे जिसमें रिया न सिर्फ फंसी बल्कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। जाहिर बात है कि इन सवालों को लेकर जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से TV9 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल जिसमें रिया फंसती हुई नजर आई और कई ऐसे सवाल जिसमें रिया कुछ हिचकिचाई, जिसने सीबीआई के शक को और ज्यादा गहरा कर दिया है। और इन्हीं 9 सवालों की जानकारी मैं आपको दे देती हूं जो कि TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव है। सबसे पहला सवाल जिसमें रिया फंसती हुई नजर आई वो ये कि तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो, जिसमें रिया बहुत बेहतर जवाब सीबीआई के सामने रख नहीं पाई। दूसरा सवाल, क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक से हुई बेरुखी तो नहीं थी? यह सवाल भी सीबीआई ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारे जाने के बाद सुशांत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं? चौथा सवाल, सुशांत को छोड़कर जाते हुए तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का सवाल आया या नहीं कि इस पूरे एपिसोड का जिक्र किसी से किया जाए? सवाल नंबर 5 कि क्या सुशांत ने कभी तुम्हें यह बताया कि वो अपने आप को खत्म कर सकते हैं, यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज उनके अंदर हैं? छठा सवाल, क्या तुम सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक पत्नी की तरह रहती थी? यह सवाल भी सीबीआई ने पूछा। सातवां सवाल, तुम उनकी मानसिक हालात को अच्छी तरह से ये समझती होगी, तो जाहिर बात है पर्सनालिटी को भी जानती होगी, उसे भी रीड आउट करती होगी। आठवां सवाल ये कि तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम तुम्हें सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों ना करें, अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में तुम्हारी गिरफ्तारी क्यों ना हो? और 9वां और इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा और सिर्फ रिया का नहीं बल्कि कई ऐसे लोगों का जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे ही कई सवालों के बीच में रिया फंसती हुई भी नजर आई हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया। ये ऑडियो क्लिप इसी साल जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और साथ ही कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ऑडियो में सुशांत की बातों से ये समझ आ रहा है कि वो अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान भी थे। This point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I talked about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide, and they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? Don't think we're there yet. I think Yeah, he had this insistence yesterday. trust. लखनऊ में एक बड़े अधिकारी की नाबालिग बेटी ने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी। 16 साल की लड़की जो कि खुद एक नेशनल लेवल की शूटर है, मुख्यमंत्री आवास के पास रेलवे कॉलोनी में ये जो सनसनीखेज डबल मर्डर हुआ उसके पीछे की कहानी 100 सेकंड में जानिए। बाथरूम के शीशे पर लिखे इन 2 शब्दों के पीछे की कहानी बड़ी भयावह है। इसके पीछे 2 हत्याएं हैं, मां और बेटे की हत्या। लेकिन सबसे सनसनीखेज बात यह है कि हत्या की आरोपी बेटी है।
नेशनल लेवल की शूटर 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपनी मां और भाई की जान ले ली। इस वारदात को अंजाम देने से पहले लड़की ने बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। निश्चित तौर पर ये दो शब्द किसी नकारात्मक सोच की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बताया गया है कि लड़की डिप्रेशन की शिकार है। आरडी वाजपेयी रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं और दिल्ली में रहते हैं। पत्नी, बेटा और एक बेटी लखनऊ के इसी घर में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक शूटर नाबालिग लड़की ने सोते वक्त मां और भाई को अपनी राइफल से मार डाला। यूपी की राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आप देख सकते हैं ये जो बंगला है ये आरडी वाजपेयी का है। आरडी वाजपेयी जो कि रेलवे में एक बड़े अधिकारी हैं और रेल भवन में दिल्ली में वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात है और उनका ये आवास है। इसी आवास में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपनी नानी को फोन कर घर बुलाया। शुरू में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी अपराधी की करतूत है, लेकिन बेटी के पूरी तरह से सुरक्षित होने से शक पैदा हुआ। यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। तो यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी। पुलिस अब घटना के पीछे की वजहों को समझने में जुटी है। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। नौकरों से पूछताछ कर मामले को समझने की कोशिश भी हो रही है कि लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। उत्तर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से दिखी है। मथुरा में जहां स्कूटी से घर लौट रही लड़की को बाइक सवार गुंडे छेड़खानी उसके साथ करते रहे सरेआम। आपको दिखाते हैं कि यूपी में बदमाश कैसे कानून से बेखौफ हैं और इसके नतीजे में बेटियों को क्या कुछ झेलना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस हैवान को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए चुनौती है। ताउम्र याद रहने वाली सजा दिलाना यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। राहत की बात बस इतनी है कि यूपी की एक और बेटी के साथ बड़ी अनहोनी होते होते रह गई, वरना बाइक सवार इस मनचले ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये लड़की शुक्रवार शाम ड्यूटी कर स्कूटी से वापस लौट रही थी। इसी दौरान हाईवे पर पीछे से आ रहा एक बाइक सवार अश्लील कमेंट्स करने लगा। उससे बचने के लिए लड़की ने अपनी स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी तो युवक भी बाइक तेज चलाते हुए उससे छेड़छाड़ करने लगे। तभी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया, जबकि बाइक सवार गुंडा वहां से चलता बना। मैं जब आ रही थी अपने ऑफिस से शाम के टाइम, तो एक लड़का आया था मेरे पीछे बाइक पर, वो बदतमीजी से बोल रहा था। फिर मैंने अपनी स्कूटी थोड़ी तेज़ दौड़ाई कि इससे ये पीछे हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं। मेरे साइड में बगल में स्कूटी उसकी चलती रही और उसने मेरी शर्ट खींची और मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई। फिर मैं प्रकाश फैमिली ढाबा है यहाँ पर आके गिर गई। फिर वहाँ सबने फिर मुझे बचाया है। हाथ पे आई है, पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। उम्मीद है कि महज 2 हफ्ते पहले हुई सुदीक्षा भाटी की मौत यूपी पुलिस को याद होगी। तब यूपी पुलिस ने ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया था कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का है। तब न घटना किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो पाई थी और न ही जानकारी देने के लिए बदकिस्मत सुदीक्षा बची थी। अब यूपी पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है और सामने घटना को बताने के लिए खुद एक और पीड़ित बेटी खड़ी है। इंतजार रहेगा बदमाशों गुंडों के अंदर खौफ पैदा करने में नाकाम पुलिस के बहानों का नहीं, मुकम्मल कार्रवाई का। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाकिस्तान जो कि अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर एक बड़ी सुरंग का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए ये सुरंग बनाई थी। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने सुरंग का पर्दाफाश किया। सुरंग में पाकिस्तान में बनी हुई सीमेंट की बोरियां बरामद की गई हैं। हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान की नई साजिश सांबा सेक्टर में जिसे अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसे बीएसएफ ने बेनकाब कर दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में आतंक को पालने पोसने में नाकाम पाकिस्तान की छटपटाहट इन दिनों साफ देखते बनती है और इसी की बानगी सांबा सेक्टर में एलओसी पर दिखी। बीएसएफ ने यहां पर ऐसे पाकिस्तानी सुरंग का पर्दाफाश किया जो घुसपैठ कराने के लिए तैयार की गई थी। ये साजिश की सुरंग है, सीमा पार से रची गई साजिश। उन्हें बखूबी पता है सीधी जंग में वे बार बार पिटेंगे, इसलिए साजिश उनकी फितरत है, उनका आखिरी हथियार है। और जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीमा पर मौजूद ये सुरंग उसी का प्रमाण है। पाकिस्तानी छल कपट और प्रपंच का जीता जागता सबूत है।
सुरक्षा बलों ने जब 25 फीट गहरी और 150 मीटर लंबी इस सुरंग का पर्दाफाश किया तो इसमें पाकिस्तानी सबूत भी साक्षात मिले। बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है टनल डिटेक्शन के टाइम। क्या बीएसएफ को बरामद हुआ है, क्या चीज़ें मिली हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये टनल जो है ये साफ तौर पे इसका मुंह यानी कि एग्जिट पॉइंट जो है वो इंडियन साइड पे है। जो सामने अगर आप देखें सीमेंट के बैग जो है ये कराची मेड है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि आतंकियों की घुसपैठ की जाए और इसी सेक्टर से तकरीबन 60 टनल जो है बीएसएफ ने डिटेक्ट की है। पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश को बीएसएफ जवानों ने विफल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में टनल होने के शक के बाद देर रात एंटी टनल अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान की सियालकोट सीमा से लगी ये टनल आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए बनाई गई थी। ये देखिए, टनल बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। अगर इस टनल की लंबाई की बात की जाए तकरीबन 150 मीटर की जो ये पूरा स्ट्रेच है ये बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इस टनल डिटेक्शन को लेकर लगातार जो बीएसएफ है उसने ऑपरेशन चलाया था। 7 ऐसी टनलें जो हैं वो बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई थी। सुरंग में पाकिस्तानी हाथ होने के पक्के प्रमाण भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मेड सीमेंट के बैग पर कराची का पता लिखा है। खास बात यह है कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश के एक नहीं तकरीबन ऐसे 7 टनल डिटेक्ट किए हैं और अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस जारी करने की भी तैयारी है। और अब आप देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी साजिश वाली इस सुरंग का पूरा ब्यौरा ग्राउंड जीरो से दिया है। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा सेक्टर में, जहां पे बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, टनल बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। अगर इस टनल की लंबाई की बात की जाए तकरीबन 150 मीटर की जो ये पूरा स्ट्रेच है ये बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इस टनल डिटेक्शन को लेकर लगातार जो बीएसएफ है उसने ऑपरेशन चलाया था। 7 ऐसी टनलें जो हैं वो बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई थी। उन्हीं में से एक टनल आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में पाले हुए आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए सीमा के इस पार टनल बना रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच कल देर रात बीएसएफ को ये आशंका हुई कि यहाँ पे टनल जो है वो बनाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से ताकि आतंकियों की घुसपैठ की जा सके। लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट थी और यहाँ पे टनल जो है वो बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई। ये आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि इसका जो मुंह है इस तरफ है, यानी कि इस तरफ से ही पाकिस्तान जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाने की फिराक में थी। हाल ही में ही हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान से भेजे हुए ड्रोन को बीएसएफ ने ढेर किया, जिसमें से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ सांबा सेक्टर में और खुद आपके सामने ये टनल जो है ये आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच पूरी तरीके से ऑपरेशन बीएसएफ की तरफ से चलाया गया है, ऑपरेशन अलर्ट। ये देखिए, ये टनल जो है ये साफ तौर पे इसका मुंह यानी कि एग्जिट पॉइंट जो है वो इंडियन साइड पे है। जो सामने अगर आप देखें सीमेंट के बैग जो है ये कराची मेड है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि आतंकियों की घुसपैठ की जाए और इसी सेक्टर से तकरीबन 60 टनल जो है बीएसएफ ने डिटेक्ट की है। आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से ये कहना है कि हाल ही में ये टनल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी और इसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी रेंजर आतंकियों की मदद कर रहे थे। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो बैग है जो लगातार बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तानी मेड जो कि कराची में बनाए गए थे। पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। आपको बता दूं कि इसकी टनल की जो लंबाई है वो तकरीबन 150 मीटर है। आपको बता दूं कि ये जो टनल है 25 से 30 फुट जो है वो गहरी है और तस्वीरें खुद बयां कर रही है TV9 भारतवर्ष पे। और आपको बता दूं कि इसकी अगर टनल की चौड़ाई की बात की जाए 2 बाई 2 है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अलग अलग प्रयास कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। तकरीबन 3000 से ज़्यादा बार पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें पाकिस्तान के पाप की खुद नज़र आ रही है TV9 भारतवर्ष पे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की घुसपैठ करवाने की फिराक में है। और ये जो सीमेंट बैग है ये इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तानी मेड है और आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से घुसपैठ जो है वो की जा सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट TV9 भारतवर्ष के लिए सांबा सेक्टर से।
और इसी सुरंग को लेकर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट ने बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल से बात की। उनका क्या कहना है इस पर, वो भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है एनएस जामवाल, आईजी बीएसएफ। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है, कहाँ पे ये टनल मिली है, क्या कुछ डिटेल्स है? देखिए, हमको काफ़ी देर से बॉर्डर एरिया में टनल की एक जानकारी के बारे में कुछ मिल रहा था कि यहाँ पर कुछ है, तो अकॉर्डिंगली हमने कुछ टीम्स जो हैं वो अपनी बनाई थी और इसको सर्च करने के लिए लगाया था। तो उनमें से एक टीम को कल सफलता मिली है और उन्होंने अपने सर्च के दौरान में इसको ढूंढ निकाला है। ये टनल करीब 150 मीटर लंबी टनल है, पाकिस्तान से चलते हुए इंडियन टेरिटरी में आई है और करीब 25 फुट नीचे है ग्राउंड से। और इसका जो मुंह है, जो इंडियन साइड में जहाँ खुलता है, उसके ऊपर प्रॉपर सैंड बैग्स वगैरह लगे हुए हैं। उन सैंड बैग्स के ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स हैं, कराची लिखा हुआ है, शकरगढ़ लिखा हुआ है, कुछ फैक्ट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं कहाँ के वो सैंड बैग्स हैं। और उसका जो अलाइनमेंट है वो पूरा पाकिस्तान की तरफ इंडिकेट करता है। कुछ जीरो लाइन के उस साइड में भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि जहाँ से जो टनल ये खुदी हुई है। तो ये सारा कुछ मिला के है कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कहीं ना कहीं अप्रूवल है, हाथ है, इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें इन्वॉल्व है, उसमें तब जाके ये टनल। सर, जो ये टनल डिटेक्ट की गई है, क्या ये नई है या फिर पुरानी है? ये बहुत पुरानी नहीं है, हो सकता है 1 साल 6 महीना इतनी पुरानी है, क्योंकि जो सैंड बैग्स की कंडीशन है वो दिखाती है कि ये अभी सैंड बैग्स ठीक ठाक हालत में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बीएसएफ के आईजी रेंज एनएस जामवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीएसएफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, टीवी9 भारतवर्ष के लिए सांबा सेक्टर से। तो एक तरफ जहां पर एलएसी पर भारत और चीन के बीच टेंशन है, तो चीन उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने एलएसी पर फिर से अपनी घातक मिसाइल्स तैनात कर दी। नई सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन की ऐसी साजिश जिसे वो गुपचुप तरीके से अंजाम देने में लगा हुआ है। भारत को पता चला है कि बॉर्डर पार चीन नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। डोकलाम के पास चीन की नई एयर डिफेंस साइट दिखी है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर चीन ने अपनी घातक मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। भारत, चीन और भूटान में ट्राई जंक्शन के बीच चीन की नई डिफेंस साइट होने की बात सामने आई है और यहीं पर तैनात हैं सतह से हवा में मार करने वाली चीन के घातक मिसाइल्स। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में यह भी साफ नजर आ रहा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल्स तैनात कर रहा है। आपको बता दें, भारतीय सीमा पर चीन अपने वायुसेना के उपकरणों को लगातार अपग्रेड कर रहा है। इसी कड़ी में उसने 2 नई एयर डिफेंस पोजीशन तैयार करना शुरू कर दिया है, जिनके मिसाइल साइट्स होने की संभावना है। सिक्किम के सामने अपने अर्ली वार्निंग रडार साइट्स के पास ये पोजीशन तैयार की जा रही है। भारत और चीन के बीच यहां पहले 2017 में विवाद गहराया था और 2020 में भी तनाव बढ़ा था। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स ने चीन, भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन एरिया डोकलाम की सैटेलाइट तस्वीर शेयर की है। इसके मुताबिक नाकुला और डोकाला पास से करीब 50 किलोमीटर दूर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स की साइट मौजूदा एयर डिफेंस गैप के नजदीक है, जहां पहले विवाद की स्थिति थी। भारत भी लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकी मिशन कर रहा है। इस सेक्टर में टेंशन के चलते भारत ने यहां बोइंग P-8 जैसे जेट तैनात कर रखे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोगों पर इसका असर भी हुआ है और हजारों एकड़ की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के घर पूरी तरीके से पानी में भी समा चुके हैं। पानी के रौद्र रूप की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की है। बाढ़ ने यहाँ तबाही मचाई हुई है। नर्मदा नदी में आया उफान अब लोगों को डराने लगा है। चारों तरफ पानी का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। क्या गली, क्या मोहल्ले, सभी जगह पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वहीं अब होशंगाबाद से सामने आई ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। पूरा मालाखेड़ी इलाका पानी में डूब गया है। तस्वीरें देखी कहना मुश्किल है कि यहाँ कोई मोहल्ला भी होगा। करीब 1000 की आबादी यहाँ बसती है जो फंसी हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिशों में जुटी हुई है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी इस मुश्किल वक्त की गवाह बनी।
तो कितने लोग अभी आपकी जानकारी है कि फंसे हुए हैं? करीब करीब यहाँ से बांद्राबांध तक हाँ 1200 आदमी के लगभग फंसे हुए हैं। ठीक है, और जो घर हैं वो क्या नजर आए हैं अभी तक आपको, या पानी के नीचे चले गए सब? नहीं, घर नहीं, अपन ये निचले इलाके में हैं, घर तो काफी दूर छोड़ दिए अपन। सैलाब की सितम से बचने के लिए एक परिवार निर्माणाधीन खंबे पर चढ़ गया था। तब देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने परिवार का रेस्क्यू किया। मालाखेड़ी इलाके में नर्मदा जमीन से 15 फीट ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि नर्मदा का ये विकराल रूप इससे पहले 1973 में दिखाई दिया था। करीब 47 साल बाद फिर से एक बार पूरा शहर पानी पानी है। होशंगाबाद के महिमा नगर और संजय नगर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि लोग तैरकर अपने घरों में जा रहे हैं। राशन की किल्लत से लोग परेशान हैं। हम इस समय होशंगाबाद में मौजूद हैं। मां नर्मदा पूरी उफान पर है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर किस तरह से डूबे हुए हैं। नर्मदा के किनारे जो घर बने हुए हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अब फंस गए हैं। छिंदवाड़ा में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बारिश खूब कहर बरपा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।